नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच मुल्क छोड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी सामने आए हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है और मुल्क को छोड़ने की वजह भी बताई है। बुधवार रात को यूएई ने जब इस बात की पुष्टि की कि गनी और उनका परिवार उनके मुल्क में है, उसके बाद गनी ने वीडियो संदेश जारी किया। यूएई ने कहा कि गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर यहां आने की इजाज़त दी गई है। गनी ने कहा कि अगर वे मुल्क नहीं छोड़ते तो हालात बदतर हो सकते थे और उनका निर्वासित रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह घर वापसी के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी वहां से बाहर हैं, इस वजह से ही खून खराबा और अफरा तफरी का माहौल रुका हुआ है। अशरफ गनी को हटाकर देश की सत्ता को अपने हाथ में लेने वाले तालिबान ने भारत के साथ आयात निर्यात पर रोक लगा दी है। तालिबान ने बीते रविवार को काबुल पर अपने कब्जे के बाद से ही आयात निर्यात रोका हुआ है और इस वजह से वहां के साथ ही यहां के व्यापारी भी परेशान हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डॉक्टर अजय साहे ने कहा कि तालिबान ने पाकिस्तान के रास्तों से आने वाले माल की आवाजाही पर रोक लगा दी है और इस वजह से वहां से होने वाला आयात बंद हो गया है। उन्होंने एएनआई से कहा कि हालात पर लगातार पैनी नज़र रखी जा रही है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हौजरी व्यवसाय से जुड़ा माल भारत आता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के तालिबान को लेकर दिए बयान से खुद को अलग किया है। बोर्ड ने कहा है कि इसने तालिबान और अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसने कहा कि बोर्ड से तालिबान की खबरों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इससे पहले नोमानी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में न सिर्फ तालिबान का समर्थन किया बल्कि उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को हराया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जल्दबाजी में बुलाने के फैसले का एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने बचाव किया है। बाइडेन ने कहा कि जिस तरह स्थिति से निपटा गया, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से ऐसा किया जा सकता था। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से ऐसा हो पाता। मुझे नहीं पता कि इससे अलग और क्या होता। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि भारत अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं पर बहुत सावधानी से नज़र बनाए हुए है और अभी भी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर फोकस कर रहा है। ये पूछे जाने पर कि भारत तालिबान नेतृत्व के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इस पर उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआती दिन है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने इस बात पर सीधे टिप्पणी नहीं की कि भारत तालिबान के संपर्क में है या नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत अफगानिस्तान में अपना निवेश और काम जारी रखेगा, मंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध जारी हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से तेज प्रताप यादव का विवाद चल रहा है। इस बीच जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाकर गगन कुमार को अध्यक्ष बना दिया है। गगन कुमार को जगदानंद का करीबी माना जाता है। जगदानंद ने ये नियुक्ति करने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। उन्होंने ट्वीट कर बिना नाम लिए अपने बड़े भाई तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर हमला बोल दिया। तेज प्रताप ने लिखा, प्रवासी सलाहकार से सलाह लेने में अध्यक्ष ये भूल गए कि पार्टी संविधान से चलती है और आरजेडी का संविधान कहता है कि बिना नोटिस दिए आप पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को पदमुक्त नहीं कर सकते। आज जो हुआ वो आरजेडी के संविधान के खिलाफ हुआ। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया के जरिए सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह बॉलीवुड की भी कई नामचीन हस्तियों से करोड़ों रुपए वसूल चुका है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ओडिशा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से एक नाबालिग समेत 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल को अभियुक्तों से 250 से अधिक अश्लील वीडियो भी मिले हैं। पुलिस की जांच में पता लगा है कि इन अभियुक्तों ने देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली की है। भारत में एक दिन में 36,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 530 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामले 3,64,000 के पार हो गए हैं। वहीं अकेले केरल में 21,000 से अधिक केस मिले हैं और 179 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।